साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो एकेडमी है वो आप सबके लिए बम्पर ऑफ़र लेकर आई है और हमारा ऑफ़र है कि आप सबको 11, 12, 13, 14 की सीरीज़ चल रही हैं और जो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हमने सीरीज़ का नाम दिया है और हम इनको कंटिन्यू करा रहे हैं। जैसे कि 2011, 12, 13 की कंप्लीट हो चुकी है और हमारी जो 14 की है वो रनिंग है। आज हम इसका भाग 3 आपको करा रहे हैं। भाग 2 हम करा चुके हैं। भाग 1 में 30 क्वेश्चन बाल विकास के ऑफिशियल सीटेट एग्ज़ाम के हैं। भाग 2 में गणित है, गणित की पेडागोजी भी है और मैथमेटिक्स भी है। उसमें भी आपके लिए हम यही सब 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको विद एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से समझाया गया है। अब ये भाग 3 है, इसको ये ईवीएस का पार्ट है, इसको भी आपको इसी तरीके से व्याख्या के साथ समझाया जाएगा। और जिसको भी नोट्स चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अवेलेबल हैं, हमसे वहाँ पर मैसेज छोड़े हमें और हमें बताएं कि आपको कौन सी सीरीज़ की नोट्स चाहिए, ठीक है। और फ्री में नोट्स अवेलेबल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। 61 से 90 का प्रश्न पत्र सही उत्तर और आधिकारिक व्याख्या के साथ नीचे दिया गया है। कांस्य के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, कांस्य का क्वेश्चन अगर आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर क्वेश्चन पेपर में जब से भी सीटेट स्टार्ट हुआ है और तब से आज तक कांस्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और कांस्य सिर्फ यही इसमें पूछा जाता है कि ये किसके मिलन से बना है, कांस्य किस धातु से मिलकर बना है। मेन मोटिव उसका यही होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन कांस्य के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, ए पार्ट, ए ऑप्शन, ए एल्यूमिनियम और तांबे यानी कॉपर की भांति एक तत्व है। बी, इसे टिन और तांबे को पिघलाकर बनाया जाता है। सी, यह बहुत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। डी, कांस्य के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका आंसर बी और सी सही है। बी आंसर है, इसे टीन और तांबे को पिघलाकर बनाया जाता है। सी है, यह बहुत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्तियां बनाई जाती हैं। कांस्य यानी ब्रांस एक मिश्र धातु है जो तांबे यानी कॉपर और टिन को मिलाकर बनाई जाती है। यह अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने कई उदाहरण देते हुए इस संकल्पना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनमें से कौन सा उदाहरण गलत है? पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं। इन्होंने पूछा है गलत है, इनमें से कौन सा उदाहरण गलत है? पॉइंट को पकड़िएगा। इन्होंने कहा है गलत है या नहीं है। आप यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं हम बी ऑप्शन पर, हमारे जूतों और जमीन के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। सी, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। डी, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। इसकी व्याख्या देखिए, ऊपर फेंकी गई वस्तु का वापस नीचे आना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, न कि घर्षण बल के कारण। देखिए, हम आपको एक बात और बता देते हैं कि हमारी एकेडमी पर जैसे कि सीटेट में सेकंड लैंग्वेज होती है संस्कृत और इंग्लिश, हम आपके लिए एक ऑफ़र है हमारे पास कि हम आपके लिए दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी और संस्कृत भी, और दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम हिंदी अनुवाद करके आपको पढ़ाते हैं ताकि चीज़ें ईजिली समझ में आ सके। जो बच्चे फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हैं या सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं या जिनको समझ नहीं आती हैं वो ईजिली समझ सके और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो चलिए, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा ए, किसी खास फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। बी, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। सी, उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है। डी, बंजर हो जाती है। तो डी होगा, ऑप्शन होगा इसका, बंजर हो जाती है। लगातार एक ही फसल उगाने और अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों जैसे कि कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से हॉर्नबिल रेगिस्तानी ओक, हॉर्नबिल या रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जिसकी जड़ें
टहनियों से लटकी होती हैं। इस वृक्ष की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी जमा होता रहता है। ए ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ। डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इसका बी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखिए, डेजर्ट ऑक, इसका नाम यहाँ पर कुछ और भी है, हॉर्नबिल यानी रेगिस्तानी ऑक या डेजर्ट ऑक, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें भूजल स्तर तक गहराई में जाती हैं और स्थानीय लोग आवश्यकता पड़ने पर इसके तने में पाइप लगाकर पानी पीते हैं। टहनियों से जड़ें लटकना बरगद की विशेषता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन, रेगिस्तानी ऑक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप पहचान लीजिएगा क्वेश्चन को कि ये रेगिस्तानी ओक है, लेकिन ये नाम इसका रेगिस्तानी ओक है, बट ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत करके आते हैं, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप इसको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के गलत ना करें। हाथियों का झुंड, देखिए हाथियों से रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, और शायद ये 3rd to 5th क्लास में है। मैंने इसको पूरी वो बनाई है, चैप्टर की पूरी वीडियो बनाई है, पढ़ाया है, उसको आप देखिएगा। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। 14-15 वर्ष की आयु के बाद नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसका सही है। हाथी के झुंड में मुख्य रूप से हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। इस सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का नेतृत्व करती है तथा नर हाथी 14-15 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में एक पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग मूलांकर। तो इसका सी ऑप्शन है, पराग बोलते हैं। फूलों के केंद्र में स्थित पाउडर जैसी महीन संरचनाओं को पराग कहा जाता है। क्वेश्चन है 67, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद या गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली, चटनी या वड़ा, चटनी, पूरी, शाक तथा ठंडा दूध। तो ए ऑप्शन है इसका, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ढोकला, खाकरा, थेपला और नींबू वाले चावल गुजरात के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन हैं। 68, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आँखें छोटी होती हैं, उनके पंख होते हैं। सब पक्षी हैं तो पंख तो होंगे ही। बी ऑप्शन है, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, व्याख्या देखिए, अधिकांश पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ फिक्स्ड यानी कि स्थिर होती हैं, इसलिए चारों ओर देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन पूरी घुमानी पड़ती है। 69, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आंवले और हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़ खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि इनमें लोह प्रचुर मात्रा में होता है, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, क्योंकि इनसे शर्करा बढ़ती है, क्योंकि इनसे रक्तचाप नियंत्रित हो रहता है। तो ए ऑप्शन है, क्योंकि इनसे लोह प्रचुर मात्रा में होता है। व्याख्या देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ आयरन के मुख्य स्रोत हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है। क्वेश्चन 70, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। बी, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। विषय के सिद्धांतों को याद कराना। तो इसका बी ऑप्शन है, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन और बालकों के व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है? ए, इसे शिक्षार्थियों
के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बी, इसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। इसे पर्यावरण को निहारने के लिए शिक्षार्थी में जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए। इसे ऐसे मूल्यों को समावेशित करना चाहिए जो प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करे। तो इसका ए ऑप्शन है, इसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। व्याख्या देखिए, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 का मुख्य उद्देश्य बालकों की प्राथमिक जिज्ञासा और सामाजिक परिवेश की समझ जगाना है, न कि उन्हें व्यावसायिक या रोजगार की दुनिया के लिए तैयार करना। प्रश्न नंबर 72 है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन को नहीं समझ सकते। बी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना, पाठ्यक्रम का भार कम करना। सी ऑप्शन है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाना। व्याख्या, कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण अध्ययन की अलग पुस्तक न होकर इसे भाषा और गणित के व्यवहारिक प्रसंगों के माध्यम से एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। एक अध्यापिका ने अपने छात्रों को आवास विषय पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के मकानों जैसे बर्फ के इग्लू, बांस के मकान, पत्थर व लकड़ी के मकान के चित्र दिखाए। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में स्थानिक और चित्रात्मक क्षमता बढ़ाना, भौगोलिक विविधता की समझ विकसित करना, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। विभिन्न क्षेत्रों के आवासों का अध्ययन बालकों को भौगोलिक भिन्नता, जलवायु अनुकूल और सांस्कृतिक विविधता को समझने तथा उनका आदर करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को फिलअप उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निहित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में पर इसका बी ऑप्शन है, प्रकरणों में अंतर्निहित। व्याख्या देखिए, इसका निम्नलिखित में से व्याख्या देखिए, गतिविधियां और अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ्य सामग्री के साथ ही जुड़े होने चाहिए ताकि बालक सीखते समय ही करके सीखने का अनुभव ले सके। 75, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के सीखने या क्रियाओं की पहचान करना, सीखने की क्रियाओं की पहचान करना, शिक्षण में कमियों की पहचान करना, शिक्षार्थी के सीखने को बढ़ाना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग। व्याख्या, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार करना और कमियों को पहचानना है, न कि बच्चों के पास या फेल की श्रेणी या ग्रेड रैंक में बांटना। 76, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और चित्रकारी का कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्विच का उपयोग करना, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बी ऑप्शन, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, मानचित्र को समझने के लिए संकेत, पैमाने, दूरी और दिशा ज्ञान का होना आवश्यक है। कविता और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पढ़ाने में प्रभावशाली होती हैं क्योंकि कहानियाँ
बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या कर सकती हैं, संरचनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ देखिए ये आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिलेंगे। संगीत लैंग्वेज संस्कृत और उसको इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करके आपको ये सब मिलेंगे। 78 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के भाषा और संप्रेषण कौशलों को सुधारने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बोलना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। इसका बी ऑप्शन सही है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। जब शिक्षक बच्चों के पूर्व अनुभवों को कक्षा में स्थान देता है तो अधिगम बाल केंद्रित और प्रासंगिक बन जाता है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? यह देखिए ए ऑप्शन इसका कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उसने पूछा है नहीं है, तो हमें इसी वे में आंसर भी देना है। कक्षा में होने वाले अधिगमों को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को बनाए रखे, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर प्रदान करना। इसका बी ऑप्शन सी है, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को बनाए रखे। देखिए व्याख्या देखिए, कड़ा अनुशासन बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है। पर्यावरण अध्ययन स्वतंत्रता, खोजबीन और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करता है। 80 दुर्गा एक गांव में रहती है और उसके लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। देखिए दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, इसको 3 महीने से तेज खांसी भी है, ठीक है। चूल्हे पर खाना बनाती है तो ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। बी जलते हुए ईंधन से उत्पन्न काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। सी जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। उसकी वृद्ध अवस्था और झोपड़ी के अंदर बाहर का प्रदूषण है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जलते हुए ईंधन से उत्पन्न हुआ काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। लकड़ी और उपलों के अपूर्ण ईंधन दहन से कार्बन तथा विषैले धुएं के कण निकलते हैं जो निरंतर सांस लेने से श्वसन तंत्र में जमा होकर पुरानी खांसी और बीमारियां पैदा करते हैं। 81 दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे मेज पर सिर रखकर आराम करें।
प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बी ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है और नीरसता को दूर कर सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है और नीरसता को दूर कर सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देती है और उन्हें पशुओं का क्वेश्चन 82। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देती है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहती है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन क्षमता का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डेटा संग्रह का विकास करना। ए ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस गतिविधि से बच्चों में पालतू व जंगली जानवरों का वर्गीकरण करने, सूक्ष्म अवलोकन करने तथा रंग भरने से सृजनात्मकता विकसित करने में मदद मिलती है। 83 पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका सी ऑप्शन है बच्चे की दिन प्रतिदिन की बोली जाने वाली भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। व्याख्या, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक की भाषा सहज, सरल और बच्चे की मातृभाषा व दैनिक बोलचाल से मिलती जुलती होनी चाहिए ताकि वे आसानी से जुड़ सके। 84 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम से स्थित है। दिल्ली के सी उत्तर और दक्षिण में दिल्ली के ठीक उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश स्थित है और दिल्ली के ठीक दक्षिण में भोपाल मध्य प्रदेश स्थित है। प्रयोग करना आकलन का एक सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने का संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? डी ऑप्शन हस्तपरक गतिविधि। प्रयोग करने का सबसे उत्तम माध्यम स्वयं हाथों से करके सीखना है जिससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए प्राथमिक, ये एक बार हम और रिपीट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि सी ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। समुदाय से बालक प्रत्यक्ष जीवन की वास्तविक घटनाओं, सामाजिक अंतःक्रिया और जीवंत उदाहरणों से सहजता से सीखता है। 87 यानी कि 87 एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में शिक्षण शुरू करने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? इसका बी ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या प्रोफाइल विवरण तैयार करना। शिक्षक के लिए बच्चे छात्रों की पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत भिन्नता और पूर्व अनुभवों EVS संक्षेप किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? डी एनवायरमेंटल स्टडीज़। प्राथमिक कक्षाओं में EVS का तात्पर्य एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या का एक मुख्य थीम है? जल, वाटर। EVS पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम रखी गई हैं: परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी वहाँ पर एक थीम रखी गई है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्व का ध्यान कीजिए माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के संदर्भ में। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा
ए फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ और फर्स्ट, दूसरों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार, फोर्थ है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। 5 है इसका रुकने और विश्वास करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, रुकने और विश्राम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर दूसरों की मदद करता है। तो हमारा जो ये पार्ट था ये ख़त्म हो चुका है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट क्या है इसके आगे वो हम आपको अभी बताते हैं। इसके बाद जो भाग 4 है उसमें हिंदी आएगी आपकी। तो देखिए, जिसको भी नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नोट्स फ्री में दिए जा रहे हैं और ये जो फ्री में नोट्स देने का ऑफ़र है ये बहुत कम समय के लिए है। सो जिसको भी नोट्स चाहिए वह हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनते ही सबसे पहले आप लोगों के पास जा सके। धन्यवाद।